चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस जनवरी महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। यहाँ पर यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि वाले जातक भी इस धनु राशिफल को देख सकते हैं। अब यहाँ पर नाम राशि अथवा चंद्र राशि अथवा जन्म राशि क्या होता है, इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो स्पष्टता के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जनवरी महीने में धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या शुभाशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार की सावधानियों को आपको आने वाले महीने में रखना चाहिए, क्या कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा सफल हो सकें, और किन शुभ परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर आपको आने वाले महीने में हो सकती है, इन्हीं विषय विशेषों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हैं तथा इन सभी विषयों को विस्तार से जानेंगे भी। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यहाँ पर यदि आप देख पाएंगे तो हमने इसको दो भागों में स्क्रीन को विभाजित किया है। सर्वप्रथम यहाँ पर हमने ग्रहों के भावफल लिखे हुए हैं, और दूसरा जो कि गोचर फलादेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है वह यह है कि गोचर में स्थानवश जो है ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है, विपरीत वेद से शुभ है अथवा विपरीत वेद से अशुभ है। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी लाइनों के अंत में अशुभ अशुभ विपरीत अशुभ इस प्रकार से जो है विषयों को रखा गया है। मतलब स्थान वशात ग्रह किस प्रकार से है, उसका भावफल कैसा है, और तदुपरांत कुंडली में विश्लेषण किस प्रकार से, इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फलादेश किया जाएगा। क्योंकि जो भी फल हम बतलाते हैं यहाँ पर आपको, वह सर्वथा शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर है। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषय को उपस्थापित नहीं किया जाता यहाँ पर। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस राशिफल को सुन सकते हैं तथा इसका जो प्रभाव है, यदि ग्रह का महादशा अथवा अंतर्दशा अथवा वह ग्रह आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर मजबूत है, तो जीवन में आपके इस मतलब गोचर विशेष में भी निश्चित तौर पर वह आपको फल घटित होता हुआ नजर आएगा। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। सर्वप्रथम शरीर एवं स्वास्थ्य से चिंतन करते हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति है आपके लग्न भाव में। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम इत्यादि प्रकार से जो मतलब वाक्य कहे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके जो शरीर का अथवा स्वास्थ्य का विचार किया जाता है वह आपके लग्न भाव से ही किया जाता है। अर्थात यह जो सूर्य बुध की स्थिति जिस भाव विशेष में है, यही आपका लग्न भाव है। अब इसी में सूर्य तथा बुध की स्थिति जो है यह चूंकि यहाँ पर बुध तो वस्तुतः विपरीत वेद से शुभ हो रहे हैं, किंतु सूर्य का लग्न भाव में होना शारीरिक आरोग्यता में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल भी, चूंकि यह भी आयु स्थान है, और मंगल भी यहाँ पर जो है नीच राशि में विद्यमान है। अतः स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति पर आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से विशेषतः भोजन पानी में, अथवा थोड़ा बहुत भी यदि आप यहाँ पर बीमार होते हैं अथवा रुग्ण होते हैं, तो निश्चित तौर पर जा करके यथाशीघ्र आपको औषधियाँ प्राप्त करना चाहिए अथवा चिकित्सकीय जो भी परामर्श होता है उसको लेना चाहिए। क्योंकि गोचर वशात स्थिति आपके लिए उतनी अनुकूल नहीं है, तो कुछ समस्या बढ़े ना, वस्तुतः कोई ऐसा विशेष जो है कष्ट अथवा बाधा नहीं समझ में आती है। तथापि चूंकि यदि आप देखेंगे जन्मनि आयासदाता क्षपयति विधुन क्रोध रोगात् दुदाता, इस प्रकार से जो मंगल है वह भी अष्टम भाव में है, तो क्रोधी बनाता है, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। और लग्न भाव में सूर्य का होना भी, यदि यह दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी विद्यमान है, 100% यह स्थिति आपको अपने जीवन में घटित होती हुई नजर आएगी कि आप थोड़ा इस गोचर अवधि में चिड़चिड़ा स्वयं को पाएंगे अथवा किंचित क्रोधित समझ में आएगा आपको अपना स्वभाव। तो और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं फील करेंगे, अथवा थोड़ा लेजीनेस जो है शरीर में बना ही रहेगा, तो उत्साही नहीं होंगे आप। इस प्रकार से आपको सूर्य और मंगल के उपाय यहाँ पर शारीरिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर पंचमेश आपका मंगल है। पुनः पंचम भाव से ही प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रामातितनुजाः पंचम भाव सौमनस्यमपि चिंत्यम, इस प्रकार से विचारणीय विषय हैं। अर्थात 3 प्रमुख विषय यहाँ से विचार किए जाते हैं। पहला आपकी बुद्धि, पुनः जो है संतान, और तीसरा मानसिक स्थिति। अब मानसिक स्थिति तो यहाँ पर आपकी उतनी ज़्यादा सुखद नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मतलब पंचमेश जो है आपके मंगल, और पिछले 1-1.5 महीने से मंगल अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में विद्यमान है। अतः मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप उतने ज़्यादा संतुष्ट अथवा सुखी इस गोचर अवधि में नहीं हो सकते हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी मंगल नीच के हैं अथवा बली नहीं है, तब तो यह सर्वथा संभव है कि अथवा मंगल की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है,
तो निश्चित तौर पर यह स्थिति आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। तदुपरांत क्षमा चाहता हूँ। तदुपरांत आपका जो संतान पक्ष है, संतान पक्ष के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं नज़र आता है, अथवा संतान प्राप्ति से संबंधित कोई विशेष योग भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि संतान कारक जो ग्रह है वह देवगुरु बृहस्पति, वह भी षष्ठ भाव में जाकर के विद्यमान है। अतः यह महीना तो आपके लिए उतना ज़्यादा सुखद परिणामों को किसी भी प्रकार से नहीं दर्शाता है। हाँ, एक बात सबसे बढ़िया ये है कि बुध यहाँ पर आपके लग्न भाव में विपरीत वेद से शुभ होकर के विद्यमान है। अतः कोई किसी भी प्रकार से संपूर्ण रूप से आपको विशेष हानि नहीं पहुँचेगी अथवा विशेष कोई कष्ट नहीं आएगा। तथापि छोटी-मोटी ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए आपको एटलीस्ट इस महीने जनवरी 2025 में तो उपाय करने ही चाहिए। उपायों की चर्चा हम अंत में करेंगे। आगे बढ़ा जाए, यदि दाम्पत्य जीवन पर चर्चा की जाए तो यहाँ पर बुध हैं आपके दाम्पत्य के कारक ग्रह। विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमाः सय्या स्त्री सद्मनष्टार्थ मैथुनान्यपि चिन्तयेत्। इस प्रकार से जो है सप्तम भाव से विचारणीय विषय है। और सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वह बुध है। यदि आप देखेंगे लग्न भाव में विपरीत वेद से शुभ होकर के आपके सप्तम भाव को देख रहा है। अतः यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा वह निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इस गोचर अवधि में, और उसका जो साथ एवं सहयोग है वह हर कदम आपको देखने के लिए प्राप्त होगा। उसके साथ कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं अथवा व्यावसायिक यात्राएं भी यहाँ पर संभव हैं, तथा दाम्पत्य जीवन में शुभता एवं सुखदता आपको देखने के लिए निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। आगे बढ़ा जाए, यदि करियर से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यदि आप केतु की स्थिति यहाँ पर देखेंगे, यह जो दशम भाव है, दशम भाव से ही यह स्थिति विचार की जाती है। और यहाँ पर जो केतु है यह आपके दशम भाव में उतना ज़्यादा स्थिति को सुखद नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि केतु क्रूर ग्रह है। तो कार्य क्षेत्र में भी आप थोड़ा सभी से हट करके अथवा समाज से हट करके खुद को थोड़ा अकेलापन में अच्छा अनुभव करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति को जो है केतु जो है उत्पन्न करता है। और दूसरी बात यह भी है कि केतु जो कि एक क्रूर ग्रह है, तो जितना आप एफर्ट अपने करियर में लगा रहे हैं उसकी अपेक्षा उतना अनुकूल परिणाम ना प्राप्त होना, यह भी यहाँ पर यह केतु की स्थिति दर्शाती है। अतः यहाँ पर इससे संबंधित भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। किंतु सबसे बढ़िया बात यह है कि आप देखेंगे कि आपका जो कर्मेश है, यह कर्मेश षष्ठ भाव का स्वामी मतलब कन्या राशि का स्वामी बुध, और वह लग्न भाव में जाकर के अच्छी स्थिति में विद्यमान है। अतः यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वह आपके लिए आपके फेवर में होंगे, और उसका जो परिणाम होगा वह निश्चित तौर पर पदाभिवृद्धि के लिए अथवा करियर में और ज़्यादा बूस्ट प्रदान करने के लिए योग्य होगा। अंत में आय एवं लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यहाँ पर जो आपकी आयेश है वह शुक्र है, और यदि देखेंगे कि लग्न से तृतीय में जाकर के शनि के साथ युत है। यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शुक्र है वह तृतीय भाव में विभूति मतलब वैभव को प्रदान करने वाला। यदि आप यहाँ पर देखेंगे ना, अखिल विषय भोगम वित्त सिद्धम विभूतिम, तृतीय भावस्थ जो शुक्र का फल है वह वैभव को प्रदान करने वाला है यहाँ पर। और गोचर वशात भी स्थान वशात यह जो शुक्र है वह शुभ है। अतः निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको आय में वृद्धि के जो चांसेस हैं वह पूर्णतः रूपेण जो है प्राप्त होंगे। और क्योंकि यह आपके आय भाव को स्वामी है, आय भाव से जो है सर्वाभीष्टागमः ज्येष्ठ भ्राता निजात्म, जहाँ इस प्रकार से आपके बंधु बांधव जो हो गए, आपके बड़े भाई जो हो गए, आदियों का जो है आपको सपोर्ट पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। और आय से संबंधित स्थिति में आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी इस जो है गोचर अवधि में करते हुए देखने को प्राप्त होंगे। पुनः उपायों की चर्चा की जाए, आपको सूर्य के उपाय के तौर पर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की जप के साथ जो है भगवान भास्कर को 3 बार अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें भी रोली एवं अक्षत मिला करके अर्घ्य देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, केतु हो गया, मंगल हो गया अथवा राहु हो गया, इन तीनों के उपाय के तौर पर आपको शनिवार एवं मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी के मंदिर जाकर के सुंदरकांड का पाठ करना है। प्रतिदिन यदि हो सके तो 1 नहीं तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और सप्ताह में जब आप शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, यदि संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर के घी का दीपक भी जलाएं। यदि इतना कार्य आप करते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो आने वाला महीना है यह आपको और भी ज़्यादा शुभद परिणाम देने में समर्थ होगा। आशा है यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। यदि यहाँ पर कुछ बताई गई बातें आपके योग्य हों, आपके लिए उपयुक्त हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी, शुभद एवं मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।